अरे धरती चलते तारे चलते चांद रात भर चलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो महक बिखेरे, तुम भी थाने मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में। आज की करंट अफेयर की इस क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और चलिए देख लेते हैं क्या क्या है हमारे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट फैक्ट, और हम लोग इनको बहुत कम समय में कवर करने वाले हैं। ये भी आप लोग अच्छे से याद, कम समय में जो है ज़्यादा कंटेंट हम लोग कवर करने वाले हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट पर ही चर्चा करेंगे जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या न्यूज़ हैं आज की। जैसे आपको फर्स्ट स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रेस, कौन है? लिज ट्रेस, इन्होंने क्या कर दिया है? इस्तीफा दे दिया है। तो ये ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी, कौन? लिज ट्रेस, इन्होंने क्या कर दिया है? इस्तीफा दे दिया है। तो ये नाम आपको याद रखना है कि हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री की मतलब जो है ब्रिटेन की कौन सी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो आपको याद रखना लिज ट्रेस। इन्होंने क्या किया कि 6 सप्ताह बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नियुक्ति के 6 सप्ताह बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया? तो इन्होंने ये बताया कि जो है मैं ये पार्टी या ये आप ये कह सकते हो कि मैं ये पद इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि जो भी उन्होंने वादे किए हैं वो अपने वादों को पूरा नहीं कर सके हैं और पार्टी जो है उनके विश्वास को खो चुकी है। इसलिए उन्होंने क्या किया है? प्रधानमंत्री पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। ये क्या हुई थी? इनको जो है 6 सितंबर को जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनने वाला है वो आपको याद रखना है कि जो लिज ट्रेस जी हैं, लिज ट्रेस ये ब्रिटिश के इतिहास में सबसे कम समय तक कार्य करने वाली प्रधानमंत्री बन गई। केवल और केवल इन्होंने 45 दिनों तक ही काम किया है। तो ये भी आपको याद रखना है लिज ट्रेस के बारे में। लिज ट्रेस जो है 45 दिनों तक काम करने वाली क्या बन गई हैं? ये सबसे कम समय तक कार्य करने वाली प्रधानमंत्री भी बन गई हैं। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है दीपोत्सव समारोह के लिए अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री। अब हाल फिलहाल में आपको पता है 2 दिन के बाद दीपावली का उत्सव होने वाला है, तो उसी को लेकर के न्यूज आई है कि मोदी जी इस बार कहाँ जाएंगे? तो ये कहाँ जाएंगे? अयोध्या जाएंगे। दिवाली की पूर्व संध्या पर अयोध्या में भव्य दीपोत्सव महोत्सव में जो है समारोह में ये हिस्सा लेने जाएंगे। समारोह में मॉस्को की एक टीम के द्वारा महाकाव्य का क्या किया जाएगा? विशेष जो है रूसी संस्करण पेश किया जाएगा। रूस की राजधानी मॉस्को की एक टीम आएगी, उस टीम के द्वारा क्या किया जाएगा? इस महाकाव्य का जो है रूसी संस्करण पेश यहाँ किया जाएगा। वो पहली बार इस समारोह में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने वाले हैं। ये सब मायने नहीं रखता है, जो मैं इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा ये न्यूज के तौर पर आप एक तरीके से इसको समझ सकते हैं। बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूंगा कि क्या बेहद खास रहने वाला है। वह राम की पैड़ी में 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन मैपिंग शो भी करेंगे। तो 3D होलोग्राफिक मैपिंग शो भी जो है करेंगे कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब बात आई है अयोध्या के बारे में, तो अयोध्या के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे अयोध्या उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर एक प्राचीन शहर है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको बताना है सरयू नदी के। इसे साकेत नाम से भी जाना जाता है और ये भगवान राम का जन्म स्थान है जहाँ पर महाकाव्य रामायण की शुरुआत हुई थी। ये भी आपको याद रखना। इसके साथ साथ अयोध्या जो है कभी प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी भी थी। तो आपको याद रखना है ये जो कौशल
क्या था, आपका साम्राज्य था। इसकी कभी अयोध्या क्या हुआ करती थी, राजधानी भी हुआ करती थी। इसे हिंदुओं के 7 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से पहला तीर्थ भी माना जाता है। किसको, अयोध्या को। तो ये भी आपको याद रखना है। इस पॉइंट से आपको इतना याद रखना है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन शहर है। साकेत नाम से भी इसे जाना जाता है। अयोध्या कभी कौशल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो इस न्यूज़ से आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट, कल 21 अक्टूबर को क्या मनाया गया, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इन सब के बारे में जान लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, ड्यूटी के दौरान जो भी शहीद हुए पुलिसकर्मी हैं उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो भी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए हैं उन्हीं शहीदों की याद में श्रद्धांजलि देने के लिए 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये हुआ क्या था, लद्दाख में 21 अक्टूबर 1959 ईस्वी को चीनी सेना से लड़ते हुए जो भी शहीद थे 10 पुलिस कर्मियों के बलिदान की याद में ये किया जाता है। तो ये एक तरीके से आपका क्या हुआ हो जाएगा, जो भी शहीद पुलिसकर्मी हैं उनकी जो है याद में ये श्रद्धांजलि देने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में भारत के पहले राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय का उद्घाटन किया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय कहाँ है, तो आपको बताना है नई दिल्ली में। ये पहला हो जाएगा भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय। पुलिस कमेमोरेशन डे 21 अक्टूबर को मनाया गया। रिमेम्बरिंग द सेक्रीफाइसेस ऑफ आवर हीरोज, यानी जो भी हमारे हीरोज हैं उनके बलिदान को याद करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है IIT मद्रास ने जीता राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार। अब ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा जो हाल फिलहाल में एग्जाम होंगे महीने 2 महीने के बाद कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार किसने जीता है। तो आपको याद रखना है IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने क्या किया है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीत लिया है, ये आपको याद रखना है। और ये जो है 2021 और 2022 के लिए जो है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार हो जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये जो हो जाएगा आपको याद रखना है। वार्षिक पुरस्कार व्यक्तियों और संस्थानों को उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी निर्माण के लिए मान्यता देता है, जो देश के IP पारतंत्र को मजबूत करेगा और रचनात्मक नवाचार को प्रोत्साहन भी देगा। तो आपको इतना याद रखना है कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो IIT मद्रास को जो है ये दिया गया है। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री प्रेजेंट में कौन है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट दिया है कि 2021 में भारत में दायर पेटेंट आवेदनों की कुल संख्या कितनी थी, 120 थी। यानी 120 जो है आवेदनों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें IIT मद्रास ने ये राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, जीत लिया है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ये न्यूज आई है IRDAI की तरफ से। IRDAI, इसके बारे में अभी हम अच्छे से जानेंगे क्या है ये। तो IRDAI इसने क्या किया है, बीमा सुगम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मंजूरी दे दी है। किसको दे दी है मंजूरी, एक बीमा सुगम नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसको मंजूरी दे दी है। बात आई है IRDAI की, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने क्या किया है, बीमा सुगम नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल प्लेटफॉर्म को जो है मंजूरी दे दी है। एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस जहां सभी स्वास्थ्य और जीवन पॉलिसियों को क्या किया जाएगा, सूचीबद्ध किया जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे जो IRDAI है इसने क्या किया है, बीमा सुगम नाम का एक पोर्टल जो है लॉन्च किया है। इसका काम क्या होगा, जो भी ये एक ऐसा मार्केट प्लेस होगा जहाँ पे स्वास्थ्य और जीवन जो बीमा पॉलिसियाँ होती हैं उनको एक तरीके से सूचीबद्ध करने का काम करेगा। और भी आपको याद रखना, ये सभी बीमा ज़रूरतों के लिए वन स्टॉप
डेस्टिनेशन होगा जो बीमा पॉलिसियों को खरीदने, बीमा एजेंटों को बदलने और दावा के निपटान जैसी सेवाएं भी प्रदान करेगा। आपको ये पॉइंट याद रखना कि 2023 तक इसका संचालन शुरू हो जाएगा। किसका? बीमा सुगम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। IRDAI का फुल फॉर्म याद रखना है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने क्या किया है? बीमा सुगम नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है, उसकी घोषणा कर दी। कब से इसका संचालन होगा? 2023 से होगा। और भी मैंने इसका बताया इसका यूज मतलब क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि IRDAI के क्या है। तो देखिए मैंने अभी बताया कि ये क्या होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और ये क्या करता है? उद्योग को विनियमित और विकसित करने के लिए एक उत्तरदायी निकाय होता है। इसके साथ साथ ये जो भी भारत में पॉलिसी धारक हैं उन अधिकारियों की रक्षा भी करता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो IRDAI है ये अथॉरिटी किसके अंतर्गत आती है? तो आपको याद रखना ये भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जो वित्त मंत्रालय है उसी के अधीन ये आता है। इसकी स्थापना की अगर मैं बात करता हूँ IRDAI की, तो इसकी स्थापना हुई थी जो भी आपका बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम था 1999 के द्वारा इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। और अध्यक्ष IRDAI के कौन हो जाएंगे? देवाशीष पांडा जी हो जाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है, हैदराबाद मुख्यालय है, देवाशीष पांडा IRDAI के अध्यक्ष हो जाएंगे। इसके अंतर्गत ये काम करने वाली संस्था है, भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। और ये मैंने इसका फुल फॉर्म बता ही दिया। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज दे रखी है, ये आप लोगों को पता होगा, ये कर्नाटक के क्या हैं? ये जो है एक क्या हो जाएंगे? अभिनेता राजकुमार जी हैं। इनको क्या किया गया है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री, आपको याद रखना है कौन है? बसवराज बोम्मई जी हैं। इन्होंने घोषणा कर दी है कि जो प्रतिष्ठित कर्नाटक रत्न पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार? कर्नाटक रत्न पुरस्कार। तो कर्नाटक जो रत्न पुरस्कार है उसकी क्या कर दी गई है? घोषणा कर दी है। तो बात बोली जा रही कर्नाटक रत्न पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? पुनीत राजकुमार जी को जो है मरणोपरांत दिया जाएगा। ये कर्नाटक का क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठित जो है पुरस्कार हो जाएगा। राजकुमार के निधन के कुछ दिनों बाद राज्य सरकार ने अभिनेता को राज्य में सिनेमा की कला में योगदान के लिए ये पुरस्कार के लिए जो है नामित किया था। और आखिरी बार 2009 में समाज सेवा के लिए डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को जो है ये सम्मान प्रदान किया गया था। उन्होंने क्या किया था? समाज सेवा के क्षेत्र में काम किया था। इसके लिए डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को 2009 में, इससे पहले जो है क्या किया जाता है? ये कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कर्नाटक से ही एक और न्यूज आई हुई है, वो भी आप लोग समझ लीजिए। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब समुदाय के लिए आरक्षण को क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। और ये क्या हुआ है? जो भी आपकी अनुसूचित जाति है, शेड्यूल कास्ट है, इसमें पहले आरक्षण 15% था, अब उसको कितना बढ़ा दिया गया है? 17% कर दिया गया है। जबकि जो ST समुदाय हैं, ST समुदाय का क्या कर दिया गया है? 3 से 7% कर दिया गया है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो कर्नाटक में लगभग आरक्षण को जो है कितना कर दिया गया है? 56% तक ले जाया गया है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसकी सीमा केवल और केवल कितनी है? 50% ही है। यानी 50% सीमा से ऊपर नहीं होना चाहिए आरक्षण, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना है। लेकिन कर्नाटक का ऐसा हो गया है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी सरकार है ये कानूनी संरक्षण देने के लिए नवी अनुसूची के तहत आरक्षण में वृद्धि लाने की सिफारिश भी करेगी। कौन सी हो जाएगी? नवी अनुसूची। आपको पता ही है संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो कितनी हो जाएंगी? 8। लेकिन प्रेजेंट में कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हो जाएंगी। 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद मूल संविधान में हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये वाली न्यूज है कि असम सरकार ने 8
जिलों में सशस्त्र बल अधिनियम का किया विस्तार। क्या किया है असम सरकार ने, क्या कर दिया है, उसने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी आफ्सपा मतलब क्या हो जाएगा, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। क्या हो जाएगा, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसको असम सरकार ने क्या किया है, 8 जिलों और एक उपमंडल में आगे 6 महीने तक जो है बढ़ा दिया है, ताकि क्या किया जा सके, कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए समीक्षा करने के बाद जो है ये फैसला ले लिया गया है कि जो है असम में क्या किया जाएगा, इन 8 जिले और एक उपमंडल में भी क्या किया जाएगा, 6 महीने के लिए जो है ये लागू कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार को देखते हुए जो पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिला है उससे आफ्सपा को हटा भी लिया है। जहाँ पे स्थिति खराब बनी हुई है वहाँ पर क्या किया गया है कि जो है इसका विस्तार कर दिया गया है। एक जिला है पश्चिम कार्बी आंगलोंग, यहाँ से इसको क्या कर दिया गया, हटा भी दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये करंट अफेयर की न्यूज आप लोगों ने इस वीडियो में देखा और इससे जो भी फैक्ट बनने वाले थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे, मैंने उन सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिए और आप सभी लोगों का वीडियो के एंड में बने रहने तक बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच।